এবার মঞ্চ বক্তব্য রাখবে স্বামী ধর্মবন্ধু বৈদিক মিশন ট্রাস্ট গুজরাট। Honorable His Highness महाराजा साहब, मंच पर बैठे हुए सभी डिग्निटरीज, ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, प्यारे साथियों, अगर मैं आप लोगों के बीच नहीं होता तो शायद मुझे कभी यकीन नहीं होता कि इस प्रकार की आस्था और विश्वास 513 ईयर्स से किसी एक परिवार के ऊपर चल सकती है। और इसे देखकर मुझे एटलस स्टूडेंट की वो सेंटेंस याद आए जिन्होंने लिखा कि वी स्टडी द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टू गाइड द फ्यूचर। हमें पास्ट का अध्ययन करना चाहिए वर्तमान को समझने के लिए, और हमें प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए फ्यूचर की रणनीति बनाने के लिए। प्यारे साथियों, इस भारतवर्ष के जो हम नागरिक हैं, इसे मिटाने के लिए, इसे बर्बाद करने के लिए दुनिया के लोगों ने 13 टाइम अटैक आक्रमण किया। जहां तक मेरी समझ और ज्ञान है, विश्व की 7 सिविलाइजेशन, 7 सभ्यताएं समाप्त हो गई। आप देखिए 621 एडी में अरब ने इजिप्ट पर अटैक किया और 642 एडी को अरब के खलीफा हजरत उमर ने इजिप्ट को कैप्चर किया और 21 इयर्स के अंदर, सिर्फ 21 वर्ष के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन पेरिस समाप्त हो गई। 635 एडी में अरब ने ईरान पर अटैक किया और 650 एडी में ईरान के ऊपर अरब के खलीफा सुलेमान ने कैप्चर किया और 15 इयर्स के अंदर, 15 वर्ष के अंदर पर्शियन सिविलाइजेशन पेरिस समाप्त हो गई। 635 एडी में अरब ने इराक पर अटैक किया और 652 एडी को अरब के खलीफा सुलेमान ने इराक को कैप्चर किया। 17 इयर्स के अंदर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। जिस सिविलाइजेशन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर को पैदा किया था, जिसने सारी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था, वह ग्रीक सिविलाइजेशन 28 इयर्स में दुनिया से नामो निशान उसका मिट गया। 329 एडी में रोम के किंग कॉन्स्टेंटाइन यरूशलेम आते हैं और अपने मदर के साथ ईसाईयत की दीक्षा लेते हैं। अगले 50 वर्षों के अंदर रोमन सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो जाती है। जिस चंगेज खान ने चाइना से लेकर के चेक रिपब्लिक तक अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया, पूरा रशिया उसके अंदर था, वह मंगोलियन सिविलाइजेशन 85 इयर्स में समाप्त हो गई। लेकिन 513 इयर्स से ये सिविलाइजेशन कूच बिहार की दुनिया में मौजूद है, तो किसी की दया से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, अपनी ताकत, अपनी पराक्रम से मौजूद है। इस भारत देश को मिटाने के लिए दुनिया में 13 टाइम आक्रमण किया गया। पहला आक्रमण इस देश पर 460 बीसी में पर्शियन लोगों ने किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इस देश पर दूसरा अटैक 4 जून 327 बीसी को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया, सिकंदर ने, लेकिन चंद्रगुप्त चाणक्य की जोड़ी ने उसे यहाँ जमने नहीं दिया। सिकंदर का आक्रमण फेल हो गया। तीसरा अटैक इस देश पर
100 BC में यूची ने किया, लेकिन वो किंग ऑफ यूची समाप्त हो गए, यूची सिविलाइजेशन मिट गई। हम दुनिया में आज भी मौजूद हैं। इस देश को तबाह करने के लिए चौथा आक्रमण, फोर्थ अटैक 79 AD को शक लोगों ने किया, लेकिन शक सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो गई। हम आज भी मौजूद हैं। इस देश को तबाह करने के लिए पांचवा आक्रमण 535 AD में हूण लोगों ने किया, लेकिन हूण भी दुनिया से मिट गए, वो सिविलाइजेशन मिट गई। हम आज भी मौजूद हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए छठवां आक्रमण 650 AD में अरब ने किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। 650 AD तक भारत का ज्योग्राफिकल स्टेटस कैलाश से लेकर कोलंबो और अराकान से लेकर खुरासान हुआ करता था। आज जो आपके बाजू में मणिपुर के आगे म्यांमार है, म्यांमार की जो सबसे ऊंची पहाड़ी अराकान है और ईरान की जो सबसे ऊंची पहाड़ी खुरासान है, अराकान से लेकर खुरासान तक और कैलाश से लेकर कोलंबो श्रीलंका तक ये भारत का ज्योग्राफिकल स्टेटस हुआ करता था। लेकिन सातवें आक्रमण से हमारी डिफीट हुई। 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया, सिंध पर। वो बहुत बहादुर था इसलिए नहीं, बहुत उसके साथ आर्मी थी इसलिए नहीं, लेकिन भारत के लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया, इसलिए इंडिया की डिफीट हुई। आठवां आक्रमण 1026 AD को महमूद गजनवी ने किया। एक काबुल से 157 किलोमीटर की डिस्टेंस से चलकर एक प्लंडर इंडिया को लूटने आया और भारत के 6 एम्परर ने उसका सपोर्ट किया। सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया। इस देश के ऊपर 9वां आक्रमण 1192 में हुआ, जो मोहम्मद गौरी ने किया। चौहान ने उसे जबरदस्त डिफीट दिया, लेकिन भारत के 7 राजा एम्परर, जिसमें जौचन कन्नौज के किंग जयचंद थे, पटियाला किंग, कपूरथला किंग, कश्मीर किंग, ये सब लोगों ने जाकर उसके भाई गयासुद्दीन से रिक्वेस्ट किया और भारत की डिफीट हुई, चौहान की डिफीट हुई। इस देश पर 10वां आक्रमण 1498 को जो सबसे बड़ा आक्रमण हुआ वो पुर्तगाल लोगों ने किया, जो दीव दमन गोवा को कैप्चर कर लिया और वह इंडिया पर काफी देर तक राज किए। वो 1960 में आजाद हुआ। पूरा भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन दीव दमन गोवा 1960 में आजाद हुआ। ये हमारे लिए सोचने का विषय। इस देश पर 11वां आक्रमण 1526 को हुआ, जो मुगल आक्रमण कहा जाता है, बाबर ने किया। 1526 से लेकर 28 मई 1958 तक उन लोगों ने इस देश पर रूल किया, जो आप 1858 तक उन लोगों ने रूल किया, जो आप जानते हैं, हिस्ट्री में अवेलेबल है। इसके बाद ब्रिटिशर का अटैक आप जानते हैं, लेकिन 1763 में जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक भारत पर फ्रांस ने किया था, जो पांडिचेरी को कैप्चर किया था फ्रांस ने, और उसे बाद में आजाद कराया गया। प्यारे साथियों, इन 13 आक्रमण के बाद अगर हिंदुस्तान के हिंदू सुरक्षित हैं, ये राजपूतों की तलवार और उनकी गर्दनों की मेहरबानी से सुरक्षित है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो हैं आज सुरक्षित, कोई भी जाति के लोग घूम लें और अपने आप को कोई भी पहचान दे लें, अगर हिंदुस्तान का हिंदू सुरक्षित है तो राजपूतों की तलवार और उनकी गर्दनों का आभार उन्हें प्रकट करना चाहिए, जो अपने धर्म कर्म की पूजा और पाठ को करते हैं। प्यारे साथियों, इस हम ग्रेटर कूच बिहार को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने इस देश का 11,490 किलोमीटर, 11,490 किलोमीटर मैंने इस पैरों से भारत देश को नापा है। मैंने पूरी 12 ज्योतिर्लिंग और गंगा की यात्रा और नर्मदा की दोनों तरफ की यात्रा मैंने इस पैरों से किया है।
लेकिन जिस प्रकार का फेथ, श्रद्धा, विश्वास यहाँ मैंने देखी है, वैसा भारत में किसी परिवार के प्रति हमने नहीं देखी है। मैं कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास कोई बड़े फॉलोअर नहीं है, मेरे पास कोई समूह समुदाय नहीं है कि जो मैं बड़ी बड़ी वादे कर सकूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये मेरा कोई विषय नहीं है और न ही मेरा कोई व्यक्तित्व है। लेकिन हाँ, मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, होम मिनिस्टर को जानता हूं। मैं एक रिपोर्ट इसके लिए बनाऊंगा और मैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को इसकी रिपोर्ट मैं यहाँ कुछ दिन आके रहना चाहूंगा, स्टडी करूंगा और स्टडी करके यहाँ का डेमोग्राफिकल सिचुएशन को समझने का प्रयास करूंगा और एक रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने का प्रयास करूंगा। आई होप उस पर जरूर फिक्र करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्यारे साथियों, कोई भी डिमांड और मांग आज मुझे समझ में आया। यहाँ की व्यवस्था देखकर मैंने आचार्य चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा, उनके नीति शास्त्र पढ़े। आचार्य चाणक्य ने डेमोक्रेसी का भी अध्ययन किया था और राजशाही का भी अध्ययन किया था। दोनों व्यवस्था का उन्होंने अनुभव लिया था और दोनों व्यवस्था का अनुभव लेकर उन्होंने राजतंत्र को सपोर्ट किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप डेमोक्रेसी को ले जाते हैं, तो चाणक्य ने कहा कि डेमोक्रेसी एक मूर्खों की फौज है। वहां बहुत से मूर्ख लेकर के एक राजा को चुनते हैं, लेकिन अगर मोनार्क सिस्टम है, एक व्यक्ति को सुधार दिया गया तो पूरा देश सुधर जाएगा और उसको सुधारने से पूरा तंत्र अच्छा हो जाएगा। वह मुझे आज समझ में आया और आज देखने का विश्वास हुआ। प्यारे साथियों, आप लोग कोई भी डिमांड भीख से नहीं मिलती है। अभी कहा गया कि नारायणी रेजिमेंट दे दीजिए, आप यूनियन टेरिटरी दे दीजिए। अहिर लोग भी रेजिमेंट की डिमांड करते हैं और उनके लोग रेजिमेंट की डिमांड करते हैं। तो कोई भी डिमांड भीख मांगने से नहीं मिलती है। आप लोग एक गाना गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गाते हैं नहीं गाते? सुना आप लोगों ने? क्या सुना है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा। लेकिन ये झूठा गाना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, उस डंडे पर झंडा प्यारा। जब डंडा ऊंचा रहता है तो झंडा अपने आप ऊंचा रहता है, और जब डंडा नहीं ऊंचा रहता है तो झंडे को कोई पतंग से काट ले जाता है। जब आपका डंडा ऊंचा था तो आपकी सीमाएं काबू कंधार हुआ करती थी। आपका जब डंडा ऊंचा था तो आपका ईरान आपके पास होता था, और जब आपका डंडा कमजोर हो गया तो आपको हर आदमी खिलौना बना दिया। तो इसलिए हक और अधिकार जीवन में पैदा किया जाता है, किसी से भीख नहीं मांगा जाता है। इसलिए जो ऑनरेबल मिनिस्टर राजभर साहब ने यहाँ बताया कि आप एजुकेशन हासिल करिए, टेक्नोलॉजी को आप सीखिए, ज्ञान को लाइए और अपने आप में शक्ति पैदा करिए। लोग अधिकार आपको देने के लिए आए, आपको डिमांड करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी काबिलियत खुद पैदा करना पड़ेगा। आपको भारत देश, भारत सरकार को आभार मानना चाहिए कि आप देश के बॉर्डर के प्रहरी हैं, आप देश की सीमा के सुरक्षेदार हैं। इसलिए आपका जितना रिस्पेक्ट किया जाए, जितना आपको ग्रांट दिया जाए, तो भारत सरकार आप पे एहसान नहीं करेगी, वो अपना कर्तव्य का पालन करेगी। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, आज जियो पॉलिटिकल कंपटीशन आप देख सकते हैं। मैंने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बायोग्राफी पढ़ी थी। सर मैं 5-7 मिनट और ले सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं हो रहा। मैंने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बायोग्राफी पढ़ी थी। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, दुनिया की 127 कंट्री में अमेरिका का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल चलता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी उनके कंट्री में नहीं, वाशिंगटन से अप्रूव होती है। लेकिन बट टुडे सिनेरियो चेंज। रशिया का मिडिल ईस्ट में इंटर करना
टर्की का ईरान के साथ रिलेशन स्टेब्लिश करना, ईरान का सऊदी अरब के साथ डायलॉग करना, ईरान को हमास हिजबुल्लाह हुती को सपोर्ट करना, सऊदी अरबिया का चाइना से रिलेशन स्टेब्लिश करना, यूएस का इन्फ्लुएंस वीक होना, चाइना का नए अलायंस क्रिएट करना, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि जो सार्क और आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्लच हो जाना, G21 और क्वाड को प्रमोट करना, ये दुनिया में नई सिनेरियो चेंज हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में इज्जत से रहना, तो अपने लोगों का रिस्पेक्ट करना गवर्नमेंट को सीखना चाहिए और लोगों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए प्यारे साथियों, हक और अधिकार, मैंने दुनिया की जो हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने रशियन रिवॉल्यूशन को देखा है, पढ़ा है, मैंने जर्मन रिवॉल्यूशन को पढ़ा और समझा है, मैंने चाइनीज रिवॉल्यूशन को पढ़ा और समझा है, और मैंने दुनिया की 92 कंट्री में जाकर के खुद समझने का प्रयास किया है। जो मेरा अध्ययन है, विचार है, रिसर्च है, वो ये है कि आप खुद शक्तिशाली बनो, और शक्ति के आगे दुनिया सलाम करती है। कमजोर दुनिया शक्तिशाली व्यक्ति के लिए नियम कानून नहीं होते हैं, नियम कानून गरीब और कमजोर के लिए बनते हैं। इसलिए आप नॉलेज, अपने यूनियन और यूनिटी को बनाएं, और आप दुनिया में जरूर अचीव करेंगे। महाराज साहब, मैं लंबी चौड़ी वादाएं प्रॉमिस नहीं करता हूं, लेकिन मेरी लास्ट ब्लड तक मैं आपके मिशन के साथ रहूंगा। थैंक यू। और इसके लिए आप लोग 2 बार नारा लगाएंगे। आप लगा सकते हैं, खाना मिला है। एक आवाज इतनी तेज होनी चाहिए जो बीजिंग में बैठे हुए लोग सुन सकें, और दूसरी आवाज इतनी तेज होनी चाहिए जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग इनको समझ में आ सके। आप बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय भवानी, जय भवानी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।